अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। हुकूमत बदल गई लेकिन अंदाज हुकूमत ना बदले। माजी में भी पार्लियामेंट को बतौर रबर स्टैंप चलाया जाता था, कानून साजी को बुलडोज किया जाता था, ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तब्दील किए जाने का इल्जाम लगता था। आज भी बज़ाहिर कुछ ऐसा ही हो रहा है। लगता है कि शहबाज सरकार भी कानून साजी को लेकर कप्तान सरकार के नक्शे कदम पर चल पड़ी है, जिसकी झलक आज ही कौमी असम्बली के इजलास से भरपूर अंदाज में नजर आई। Resolution that National Assembly resolved to extend the following ordinances for a further period of 120 days. ये रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। इस तरह जो नहीं बिल लेके आते हैं, ये मजम्मत करते हैं। IMF रिलेटेड इश्यूज हैं, ये वो इश्यूज हैं जिसमें कि पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है अगर ये टाइमली ना हुए। This is no way to run a government. हम लोग ये ordinances as is रिजेक्ट करते हैं। ये ordinances पाकिस्तान को बेचने के लिए है। अपने गिरेबान में भी देखिए, थैंक यू। IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। आप ये अपना रोल प्ले करें, हर वक्त कैदी के पीछे ना खड़े हुआ करें। असेंबली को वाइंड अप करते हैं, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहे। नवीद कमर साहब के सवाल के जवाब में ये बताया किसी लेजिस्लेटिव बिजनेस को बुलडोज नहीं किया जाएगा। मैं एग्री कर रहा हूँ अपोजिशन के साथ। ऑर्डिनेंस में हुकूमतें नहीं चलती। ये वहाँ 2008 से 13, 13 से 18, 18 से 22 तक रिकॉर्ड निकाला जाए, तीनों अदवार में ऑर्डिनेंस किस दौर में सबसे ज्यादा, ये जरूर करें। यह हंगामा खेज कौमी असम्बली के इजलास में उस वक्त सामने आई जब वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने चंद मिनटों में 7 अहम ऑर्डिनेंस 120 दिन की तोसी की करारदादें पेश की और आनंद फानंद उनको मंजूर भी करवा लिया गया। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश किए गए ऑर्डिनेंस में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, क्रिमिनल लॉ, प्राइवेटाइजेशन कमीशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्डिनेंस अपीलेट ट्रिब्यूनल शामिल थे। हुकूमत की जानिब से इन ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटियां भी रुकावट हायल कर सकती हैं, लेकिन ऐवान में अपोजिशन के पास नंबर गेम न होने के बायस इन रुकावटों का इम्कान कम ही लग रहा है। इसी तरह स्पीकर की जानिब से इन कानून साजियों को IMF से नत्थी करने और वजीर कानून की जानिब से इन ऑर्डिनेंसेस को कौमी मुफाद से जोड़ने के मौक़िफ़ ने इस इम्कान को और भी मादूम कर दिया है, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस की आड़ में कोई ख़ास रुकावट जो है वो हमें खड़ी होती नज़र नहीं आ रही। चूँकि पीपल्स पार्टी ने भी आज पहले भरपूर मुखालफत की, बाद में इसकी हिमायत कर दी। गो कि इन कानून साजियों के खिलाफ तहरीक इंसाफ के एहतजाज को पीपल्स पार्टी की थपकी जरूर मिली, लेकिन फिर बाद में PTI ने इस पर भी शकूक का इजहार किया और कौमी असम्बली में पुरजोर एहतजाज के बाद ऐवान से बाहर भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गंदगरज जारी रही, जिनके बकौल नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे में छुरा घोंप रही हैं। हुकूमत के अंदर भी मुख्तलिफ डिसेशंस यानी कि दरारें पड़ी हुई हैं। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के पीठ में छुरा खोप रही है और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की पीठ के अंदर छुरा खोप रही है। एक तरफ तहरीक इंसाफ IMF से जुड़ी कानून साजी को रोकने के दर पे है, और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर IMF प्रोग्राम की राह में रुकावटें डालने का इल्जाम भी लग रहा है। एन उस वक्त जब पाकिस्तान में IMF का वफ्द मौजूद है, हुकूमत से मुज़ाकरात के अदवार चल रहे हैं, IMF की जानिब से पाकिस्तान से डू मोर के मुतालबे हो रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब से मुआशी अहदाफ हासिल किए जाने के दावे किए जा रहे हैं, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज को PTI का एक और से ब्लंडर करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब सियासी महाज पर तहरीक इंसाफ की अपनी सिमत में भी इबहाम दिखाई देता है, जहाँ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके मुफाहमती सियासत को परवान चढ़ा रहे हैं। वहाँ मरकज़ में पार्लियामान के अंदर और बाहर असद कैसर और दीगर कायदीन शदीद मुज़ाहमत की वार्निंग दे रहे हैं। हुकूमत से महादराई और मुफाहमत में कन्फ्यूजन एक तरफ, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का अपना हाउस भी इन ऑर्डर नहीं नजर आ रहा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्ले के निशान छिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर चाल और हिकमत अमली पार्टी ही के लिए चुनौती बनती जा रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से लहाक का मामला हो तो उसमें इतना तो वो इस तरीके से मिस हैंडल हुआ कि अब तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ अदालतों से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की नाक़िस कारकर्दगी को बेनकाब कर दिया है, जिसका इदराक भी बानी चेयरमैन को बखूबी हो गया है और पार्टी के अंदर से भी अब आवाज़ें उठने लगी हैं। इन्हीं आवाज़ों में सबसे तवाना आवाज़ पार्टी के रहनुमा शेर अफजल मरवत की है, जो खुलकर पार्टी की कमजोरियों को भी तस्लीम कर रहे हैं, गलत फैसलों का एतराफ़ भी कर रहे हैं, और ये सब कुछ करने के पादाश में
पार्टी के अंदर से मुजाहमत और मुखालफत को भी सह रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेख मरवत साहब, जिनसे हम तफसीली बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ये मुखालफत क्यों चल रही है और उन्होंने कल जो निशानदेही की वो कौन लोग थे जिन्होंने पार्टी में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इल्हाक करवाया, और उससे पहले भी शिरानी ग्रुप के साथ उनके इत्तेहाद होते होते तहरीक इंसाफ का मामला जो है वो तहरीक इंसाफ बल्लेबाज की तरफ क्यों गया, तहरीक इंसाफ नजराती की तरफ कौन लेकर गया। बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दी। सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुफाहमत और मुजामत में फंस कर क्यों रह गई है। असद कैसर साहब सेंटर में बयान देते हैं कि अब सख्त मुजामत होगी, जबकि अली अमीन गंडापुर साहब आपके वज़ीर आला हैं वो मुफाहमती ट्रैक पर चल पड़े हैं। ये करना क्या चाहिए तहरीक इंसाफ? आप मुजामत ही करना चाह रहे हैं या मुफाहमत, या फिर मुफाहमत होगी तो फिर मुजामत होगी तो फिर मुफाहमत होगी? दोनों की अलग पोजीशन है। असद कैसर साहब वफाक में बैठे हैं जहां हम अज़्ब इख्तिलाफ में हैं, और ओवरऑल मुल्क में और बिलखसूस मरकज में जो हमारे साथ मैंडेट चोरी का हाथ किया गया ये नाकाबिले माफी है। और जब तक ये अंडू नहीं होता है, जब तक ये रिवर्स नहीं होता है, कौम को और पार्लियामान को इनके असली वारिस नहीं दिए जाते हैं, इस पे ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि कोई मुफाहमत होगी है। एहतजाज रहेगा, जारी रहेगा। और अली अमीन साहब की बात आपने की, अली अमीन साहब का विजिट जो है उसको अगर आप मुफाहमत समझते हैं तो मैं थोड़ा सा इस पे एतराज ये जरूर करूंगा कि अली अमीन साहब एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो सूबा शदीद माशी मुश्किलात का शिकार हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स गरचे उनका ज़हन ये नहीं मानता है कि कोई वज़ीर आला हो, पीटीआई का हो, वो शहबाज शरीफ के पास जाए। लेकिन उनको इन चीज़ का इदराक भी नहीं है कि एक दफ़ा वज़ीर आज़म का हलफ हुआ, सदर का हलफ हुआ, इसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब पेशावर आए, लेकिन इन तमाम मौक़ों पे अली अमीन साहब नजर नहीं आए। और वजह ऑब्वियस है कि अली अमीन साहब को इदराक था कि पार्टी वर्कर जो हैं उनकी किसी इंटरेक्शन को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब अली अमीन साहब ने ये डिसाइड किया कि हम वहां जाते हैं और वज़ीर आज़म से मिलते हैं, तो इसके पीछे दो अवामिल कार फरमाते। एक तो वो ये पैगाम देना चाहते थे पूरे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी मनसब रखने वाला शख्स जो है आईनी तकाज़ों के तहत, कानूनी तकाज़ों के तहत एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो चलाएगा। कोई अड़धर्मी नहीं है, कोई जिद नहीं है, कोई ऐसा अमल नहीं है कि लोग हम पे ये उंगली उठाए कि जनाब एक सूबा आपको मिल गया, अब इतना भी आपका रवैया जो है मुनासिब नहीं है कि आप किसी से मिल बैठे। दूसरी बात जिसने अली अमीन खान को मजबूर किया कि वो जाए वज़ीर आज़म साहब के पास, वो थी सूबे की दिगरगू माशी हालत। और हमारे हाइडल नेट में और दीगर रॉयल्टीज की मद में हमारे बकायजात हैं मरकज की तरफ, वो मिलेंगे तो सूबा जो है उसमें अदायगी भी होगी, तो तनख्वाहें भी अदा होंगी। साहब ये बताया कि जब मुफाहमाना आया है अली अमीन गंडापुर ने, तो उस पर तो कुछ इतराज ये भी है कि उन्होंने खान साहब को एतमाद में लेकर ये कदम उठाया वज़ीर आज़म से मुलाकात का, ऐसा ही है क्या? मैं शायद ये कहूँगा कि खान साहब की आशीर्वाद नहीं थी इसमें, लेकिन खान साहब ने नाराजगी का इज़हार भी नहीं किया। खान साहब को ये इल्म नहीं था कि अली अमीन खान जो हैं वो गए हैं और फिर उनकी मुलाकात हुई है, और इसके बाद नून लीगियों के हमरा उन्होंने मीडिया से खिताब किया है। ये सब ये पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? ये इख्तलाफात हैं या एक दूसरे की जड़ें काटने की कोशिशें हो रही हैं? हो क्या रहा है कि एक तरफ पहले आपने खुद ही कल इतराफ़ किया कि दो गलत फैसले तहरीक इंसाफ से हुए, कि पहले आपने कहा जी शिरानी साहब से मामला तय पा गए थे, उसके बाद फिर ये बल्लेबाज वाले तहरीक इंसाफ नजरियाती वाले कहाँ से आगे, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा आपने कहा कि MWM से मामला हमारे ठीक हो गए थे, ठीक आगे बढ़ रहे थे, फिर अचानक से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इलाक हो गया, जिससे 80 नशिस्तें जो है तहरीक इंसाफ की ज़ाया हो गई। तो ये कौन कर रहा है पार्टी में ये फैसले जिससे पार्टी को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है? ये इख्तिलाफात तो नहीं है, असल में ये फैसले गलत फैसले हुए हैं, और ये गलत फैसले जो हैं इनकी कीमत जो है वो हमें चुकानी पड़ रही है। ये इसका ताल्लुक इख्तिलाफात से तो नहीं है। जिन्होंने गलत फैसले किए हैं उन पे जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, मैंने ये कहा है।
मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने किसी इख्तिलाफ की बात नहीं की है, मैंने 2 गलत फैसलों की निशानदेही की है। तो लिहाजा कल जब हम खान साहब से मिले, इस पे काफी हमारी गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर गौर साहब मौजूद थे, उमेर नियाज़ी साहब मौजूद थे, और खान साहब ने भी ये मौक़िफ़ तस्लीम किया कि ये वाकई गलत फैसले हैं और ये फैसले नहीं होने चाहिए थे। क्यों कर हुए, इस पे मैंने कहा था कि ये मैटर प्राप होने चाहिए और पीटीआई को भी पता चलना चाहिए और कौम को भी पता चलना चाहिए कि ये किन लोगों ने फैसले किए, और जिन लोगों ने फैसले किए हैं फिर उनके नाम सामने आने चाहिए, क्योंकि ये तस्लीम शुदा है कि दोनों फैसले गलत थे। आपको तो पता होगा कि कौन लोग थे ये सारे फैसले करवाए, और उन लोगों का क्या मुहासबा नहीं होना चाहिए जिनकी वजह से पार्टी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है? अब अगर मैं ये इस सवाल का जवाब दूं तो फिर इख्तिलाफ शुरू हो जाएगा। ये मेरा काम नहीं है। मैंने खान साहब ने बेसिकली इस चीज को की निशानदेही की है और हमने इत्तेफाक किया है, लिहाजा ये पार्टी का काम है कि इसको, अगर मैं अपने तय निशानदेहियां करूंगा तो आपको पता है मेरे तो सर के बालों से ज्यादा मेरे दुश्मन पैदा हो गए हैं। तो मरवत साहब फिर कोई तो लेके आया, जब आपके शरानी साहब से मामलात बिल्कुल ठीक आगे बढ़ रहे थे तो कोई तो लेके आया ये तरीके साहब नजरियाती वालों को। तो क्या ये किसी ने कोई पुश किया उनको जानबूझ के, पार्टी के अंदर एक साजिश कहता है, ये था क्या मामला? मैं हल्फन कहता हूं कि न मैंने बल्लेबाज को कभी देखा है, वो जो चेयरमैन था, न मुझे इल्म था, मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था। जिस दिन कागजात नामजद की जमा हो रहे थे अचानक इतला आ गई कि जी बल्लेबाज के कागजात आपने जमा करने हैं। सिर्फ बल्लेबाज नहीं देखा या उनसे मिलवाने वालों को भी आपने नहीं देखा पार्टी के अंदर, जिन्होंने मिलवाया पार्टी के अंदर उनको? ये वो आप याद करें ना, वो दौर या वो वक्त जब आखिरी यानी 24 घंटे से भी कम टाइम कबल हमें इल्म हुआ कि बल्लेबाज भी कहीं हैं और हमने उनकी पार्टी के टिकट पे अप्लाई करना है। मुझे खुद मतलब है कोई कागजात के नामजदगी जमा होने की कोई 8-10 घंटे कबल पता चला कि बल्लेबाज के साथ कोई बात हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं मरवत साहब के ये अली मीन गंडापुर की बारे में मुझे बताएं कि एक दिन पहले तो वो बड़े गनगरज वहाँ से उनकी सुन रहे थे कि ये फॉर्म 47 की पैदावार वज़ीर-ए-आज़म और सदर है, तो एकदम से उनकी टोन जो है वो चेंज क्यों हो गई? मुज़ामती टोन से मुफाहमती टोन की उनकी कैसे हो गई कि वो तो बड़ी बातें कर रहे थे एक दिन पहले, तो क्या ये जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा अली मीन गंडापुर को, वो नोटिस जो है उसने उनकी टोन बदल दी? मैं नहीं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार हैं इस मुकदमे को प्रिजाइड ओवर करने का। ये इलीगली इन्होंने जुरिस्डिक्शन यूं की है और इसको हम चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट में। अच्छा, ये अलीपुर की इस्लामाबाद में मुलाकात सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म से हुई है या कोई दीगर मुलाकातें भी उनकी हुई हैं इस्लामाबाद के अंदर? कोई 2 और मुलाकातों की बात भी चल रही है, गालिबन कल कोर कमेटी में उनसे पूछा भी गया था उस बारे में। देखिए मैं कोर कमेटी की कल की मीटिंग में मैं अपनी मसरूफियात की वजह से शामिल नहीं हो सका क्योंकि मैं जेल में था उस वक्त, जिस वक्त कोर कमेटी का इजलास था, तो मुझे इल्म नहीं है और ना अली खान से मेरी बात हुई है कि उनकी और किन लोगों से मुलाकात हुई है। अगर आप रोशनी डाल दें तो फिर मैं तो आपको तो गोया आप सिरे से इन मुलाकातों के बारे में इल्म ही नहीं है कि जिनके बारे में एक खबर आ रही है कि भाई उनकी मुलाकातें 2 हुई हैं वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के अलावा, और ये कोई 2 गैर सियासी शख्सियात से उनकी मुलाकात थी। मैं चले आपके लिए ज़रा आसान कर देता हूँ। मेरा ख्याल नहीं है कि ये बातें ठीक होंगी क्योंकि ये मैंडेट अली अमीन खान के पास है ही नहीं कि वो जो है इन लोगों से मिले, और शायद अली अमीन खान को के खिलाफ ये एक कैंपेन अब शुरू हुई है। जिस अंदाज में वो गए हैं वज़ीर-ए-आज़म से मिलने, तो पार्टी के कुछ और अपने वर्कर भी जरा मगालते का शिकार हैं और ये मेरा ख्याल नहीं है, मैं इसको उनके खिलाफ एक कैंपेन गर्दानता हूँ। ये बात नहीं मुमकिन है कि वो इतना बड़ा फैसला अपने तय करें। खान साहब जो हैं वज़ीर-ए-आज़म के मिलने पे भी उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं थी। सही है। अब पूजा ये कि क्योंकि खान साहब से मुलाकात के बाद जब मैं बाहर निकला तो अली अमीन खान की मेरी उनकी कॉल आई और फोन पे हमारी बात हुई, तो जो भी उनके हवाले से बातचीत थी मैंने उनको बताई कि और वो फिक्रमंद भी थे खान साहब के
तो फैसले पे आपको बताया अली बिन गंडापुर ने कि वो कब हटा रहे हैं आईजी खैबर पख्तूनख्वा को, क्योंकि इस्लामाबाद में तो गंडापुर साहब ये कह रहे थे पीएम के साथ मुलाकात के बाद कि आईजी के साथ कोई मसला नहीं, आईजी को रिटेन कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को हटाएंगे। मेरा ख्याल नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर्स इस आईजी को रिटेन करने की इजाजत देंगे। इस आईजी ने बड़ा जुल्म ढाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे। कतई मुमकिन नहीं है कि ये आईजी जो है पीटीआई के दौर में आईजी रहे, और वर्कर्स जो हैं हमारे, उनका जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज होता जा रहा है। अपनी दौर में, दौर हुकूमत में वही जेरे जो हमें मारते थे, पीटते थे, गलत FIR करते थे, वो अगर मनासिब पे बराजमान रहेंगे तो वर्कर ने हमारा हशर नशर कर देना है। अच्छा मरवत साहब, ये बताएं कि नोटिस आपको आया है पीर के लिए, उसमें आपके पास क्या शवाहिद हैं और क्या आपके पास इस तरह के शवाहिद हैं कि आप मुतमिन कर पाएंगे FIA को, और कितने क्रेडिबल आपके पास शवाहिद हैं जो आपने इंकशाफ किया था, इल्ज़ाम लगाया था कि आपको कत्ल करने के लिए प्लानिंग हो रही है? जब आपसे मुलाकात होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मेरे पास वकील हूं मैं सुप्रीम कोर्ट का, और मेरे पास जो एविडेंस है वो लीगली एडमिसिबल एविडेंस है, क्रेडिबल एविडेंस है, और FIA के साथ शेयर करूंगा। मैंने उनकी चंद कापीज अपने पार्लियामेंटेरियंस को दी है, शेयर की उनके साथ व्हाट्सएप पे। जरूरत हुई तो शायद पाकिस्तान के अवाम के साथ भी शेयर कर दूं। चलें, आप वो एविडेंस दिखा के मुझे मुतमईन कर पाते हैं या नहीं, आपको FIA को मुतमईन करना होगा। ये बताएं कि स्पीकर ने उमर अयूब को अब तक अपोजिशन लीडर नोटिफाई नहीं किया, तो उनका आपको क्या इरादा लग रहा है कि वो क्यों उमर अयूब को अभी तक नोटिफाई नहीं करे? क्योंकि आज भी जब कहा असद कैसर ने कि भाई अपोजिशन लीडर को टाइम दिए, तो स्पीकर अयाज सादिक ने कहा भाई अभी तक तो मैंने नोटिफाई किया ही नहीं है। लग रहा है आपको कि उन्हें नोटिफाई करने का इरादा उनका है भी या नहीं है, और अगर वो नहीं बनते तो फिर आपकी भी PSC की चेयरमैनशिप लगता है खटाई में पड़ जाएगी? बहरहाल अगर वो अपोजिशन भी खुद बनना चाहते हैं और हुकूमत भी खुद तो है, तो ये नई रिवायत भी डाल दें। बाकी ये किसको देंगे अगर उमर अयूब खान को नहीं नोटिफाई करेंगे? तो आज तो पूरी खिताब में तो हमें अपोजिशन कह रहे हैं, और अगर इनकी नीयत ये है कि हमें अपोजिशन भी नहीं गर्दानते हैं, वो ओहदे भी अपने पास रखना चाहते हैं जिनके पीछे ये मर रहे हैं। ओहदा जो है ना, वो चाहे सदर का हो, चाहे गवर्नर का हो, और चाहे सब्जी मंडी के आड़तियों के यूनियन के सदर का हो, ये वो भी नहीं छोड़ेंगे। तो लिहाजा अपोजिशन लीडर का भी एक ओहदा है, पेस चेयरमैन का भी एक ओहदा है। अगर उनकी नजर इन पे भी है तो ये कोई अजूबा नहीं होगा मौजूदा हालात में कि वो इन ओहदों को भी हथिया ले। अच्छा मरवत साहब, आगे का लायमल बताएं कि आगे तरीके साफ करने का जारी है। धांधली से मुतल्लिक आपका ये दावा है, आप कहते हैं कि 180 सीटें आप जीत रहे थे, लेकिन जो आपकी तरफ से अब तक जो ट्रिब्यूनल में या इलेक्शन कमीशन में पिटिशंस आई हैं वो सिर्फ 35 हैं। 35 शिकायत क्यों हैं जब आप 180 सीटें क्लेम कर रहे हैं, और अभी तक आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं गए इस धांधली वाले मामले पे? और आगे ये बता दें कि आपका लायमल क्या है, कोई बड़ा आप कोई लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं? जब आप मुजामत की जो बात कर रहे हैं, कोई बड़ी आप कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं? ये हम अब जलसे शुरू कर रहे हैं मुल्क भर में, एहतजाजी जलसे होंगे। पहला जलसा 23 मार्च को रात 10 बजे इस्लामाबाद में होगा। ईद के बाद कोई लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं आप? लाहौर और कराची के जलसों के बाद हम लॉन्ग मार्च की ऐलान या कॉल। और ये लॉन्ग मार्च के बाद कोई धरना होगा इस्लामाबाद में, या किस तरह से आप तहरीक को आगे बढ़ाएंगे? प्लान क्या आपका? लगता ये है कि शायद लॉन्ग मार्च आखिर में हमें शायद धरना ही देना पड़ेगा, नजर ये आ रहा है। ये हमें लॉन्ग मार्च और धरने की तरफ धकेल रहे हैं। मरवत साहब, मुझे ये बताएं कि एक तरफ आप जब अपने सूबे की बात आती है, आप कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मुआशी सूरत हाल बहुत बुरी है, बहुत दगरगू है, उसके लिए आपके वज़ीर आला मुफाहमत करते हुए आके मिलते हैं वज़ीर आज़म के साथ, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना अपने स्टैंड के ऊपर के सूबे के लिए। दूसरी तरफ मुल्क के मुआशी मामलात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसके लिए हम IMF के पास जा रहे हैं, और IMF का डेलीगेशन अभी पाकिस्तान के अंदर आजकल मौजूद है। ऐसे टाइम पे आपका अमेरिका में IMF हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज करना, क्या ये ख़त लिखने के बाद दूसरा जो आपने इकदाम उठाया, ये ज़्यादती नहीं है पाकिस्तान के साथ कि उनका डेलीगेशन जहाँ बैठा है और आप उनके खिलाफ वहाँ IMF के हेडक्वार्टर के बाहर आप एहतजाज कर रहे हैं वहाँ पे? सबर अब्बास साहब, ये आपने बात नून लीगियों वाली की है, वो ये बयानियां दे रहे हैं। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि पख्तूनख्वा सूबा जो है इसके मफादात जाएं कू खाते,
और कोई जरूरत नहीं है, बस हटदर्मी दिखानी है, जिद दिखाना है। तो यही बात की है मरवत साहब, जो आप कह रहे हैं कि आप तो नून लीग वाली बात करें, मैंने तो यही बात की है कि सूबे के हालात अगर मुआशी खराब हैं तो सूबे ने पैसे सेंटर से लेने, तो सेंटर के पास पैसे कहाँ से आएंगे? वो खुद IMF से आजकल पैसे मांग रहे, तो IMF का प्रोग्राम आप वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, वो प्रोग्राम सबोताज हो सकता है। मैं भी तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आपको जो बात आपको नून लीग की लग रही है। पैसे मेरे भाई, पैसे अगर ना होते तो ये 2,72,72 के मरियम नवाज साहब टायर खरीदती, जो अभी मीडिया पे सुन रहे हैं। तो पैसे हैं तो टायर जो हैं वो 10-19 की कीमत पे खरीदे जा रहे हैं। गुजारिश ये है कि IMF को हमने ये नहीं कहा है कि आप पाकिस्तान को कर्जा न दें, हमने ये कहा है कि कर्जा देना है उस हुकूमत को दें जिसका ऑडिट हो, इलेक्शन ऑडिट, जो मुंतखब हो सही तौर पे उनको। अब ये मुतालबा अगर किसी को गलत नजर आ रहा है तो उनकी अकल पे जो है सिर्फ मातम किया जा सकता है। मरवत साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। नाज़रीन, ये जो शेर मरवत साहब ने बातें की हैं, कल भी इनका बयान सामने आया था कि जो तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, इससे तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ है। इन फैसलों के बारे से अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रजा साहब, कुछ देर पहले उनका बड़ा सख्त बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया ऐप एक्स के ऊपर जाके अपनी भरपूर राय का इज़हार किया, खुल के तहरीक इंसाफ पे तनकीद की है। और साहबजादा हामिद रजा साहब और तहरीक इंसाफ के दरमियान लगता है कि अब मामला काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने की तरफ जा रहे हैं, बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब ने शेर मरवत को जो है नाम ना लेते हुए जवाब दिया है और उन्होंने कहा जी कि PTI के 2 हफ्ते मामला घर में ही हल करे तो बेहतर होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला इमरान खान ने किया था, मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं गई थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। अगर मैंने भी टॉक शोज़ में बैठकर कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। ये कहना है साहबजादा हामिद रजा का। तो ये तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुखातिब करके कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी कमिटमेंट खान साहब के साथ है, हमेशा रहेगी। मैं फजूल की मीडिया पब्लिसिटी के लिए खान साहब का बुरा नहीं सोच सकता, सिर्फ इसलिए खामोश हूँ। हिदायत लेकर फूट मत डलवाएं। ये हिदायत लेकर फूट डलवाने का भी ज़ाहिर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो शेर अफजल मरवत के ऊपर ही लगा रहे हैं। चूँकि मरवत साहब के साथ हमारा सेगमेंट है वो रिकॉर्डेड था जवाब उनके, तो वरना हमसे ज़रूर इस पर मौक़िफ़ लेते। बहरहाल प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन भी कर रही है और हुकूमत का हिस्सा भी है। आज ऑर्डिनेंसेस के मामले पर भी पीपल्स पार्टी ने बड़ी खुल के मुखालफत की पहले, लेकिन बाद में ऑर्डिनेंसेस पे वोट भी दे दिया। पीपल्स पार्टी करना क्या चाहती है और आगे उसकी सियासत का क्या होगा, तर्ज सियासत क्या होगा, नून लीग के साथ किस हद तक चलेंगे, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत को काना दिए हुए है, लेकिन कौमी असम्बली के अंदर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रुख था वो काफ़ी ज़्यादा आज अपोजिशन वाला जो है वो रुख इख्तियार किए हुए थी। तहम आज ऑर्डिनेंसेस के हवाले से पीपल्स पार्टी ने पहले सख्त तनकीद की। तनकीद में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी पीपल्स पार्टी आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन जब वोटिंग का मामला आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट दे ही दिया अपने तमाम तरह इख्तिलाफात के बावजूद। हुकूमत का निज़ाम आगे किस तरह से चलेगा, और कल भी हमने देखा कि जिस तरह से चेयरमैन इरसा की जो उनकी तैनाती थी वो वापस हुई, इस पर ज़ाहिर एक सवाल उठ रहे कि आया क्या वो पीपल्स पार्टी के सख्त किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात के वजह से 24 घंटे के अंदर शहबाज शरीफ को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। आगे किस तरह से चलेंगे मामला बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी तलाश फैसल करीम कुंडी साहब से। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले कि आज कौमी असम्बली के अंदर वैसे पीपल्स पार्टी अपोजिशन कर रही है हुकूमत की या हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा, ये है क्या है, हुकूमत में आप या अपोजिशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हुकूमत का जो है वो इत्तेहादी जमात है। अच्छा। लेकिन हमने हमेशा ये कहा कि हम तनकीद बराए इस्लाह करें, तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे। जो गलत चीज़ थी चाहे सा कि आपने बात की, गलत चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ थी, हमने उसको टेकअप किया और प्राइम मिनिस्टर ने उसको देखा और वाकई गलत थी तो उसने उसको वापस किया। आज जो ऑर्डिनेंसेस आए, हमने कहा कि पार्लियामेंट के होते हुए ऑर्डिनेंस का लाना जो है वो ज़्यादती है। लिहाजा पार्लियामेंट इसीलिए होती है कि आप कानूनसाजी करें और पार्लियामेंट के ज़रिए करें, ऑर्डिनेंस के ज़रिए ना करें। लेकिन फिर वोट भी दे दिया बाद में आपने? नहीं, उनको रियलाइजेशन हुई, उन्होंने कहा कि हम फ्यूचर में करेंगे। लेकिन हमने ये भी कहा कि आप 2008 से 13, 13 से 18 और 18 से 23 इन पार्लियामेंट के ज़रा निकालें ऑर्डिनेंसेस की, किस हुकूमत ने कितने ऑर्डिनेंस चलाएँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं होना चाहिए, कानूनसाजी होनी चाहिए, पार्लियामेंट के ज़रिए होनी चाहिए, और पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहाँ पर कानूनसाजी होती है। तो मैं समझता हूँ कि वही उसी फोरम को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इसी तरह से चलेगा आगे भी, आप यानी कि अपोजिशन भी करते रहेंगे लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा भी रहेंगे?
देखिए हम अपोजिशन तनकीद पर इसलाह करेंगे, जहाँ पे चीज़ें गलत होगी हम उनको बताएं। तनकीद पर इसलाह ही करती है और क्या करना होता है? नहीं, अब ये अपोजिशन देखें ना, जो आज बैठी हुई थी, आज गज़ा पे एक रेजोल्यूशन आ गई, उस पर भी नो कर दी उन्होंने कहा हमने हर चीज़ पे नो कर दी है। बाद में उनको बताएगा कि आप खुदा के बंदे, ये तो फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से चीज़ें हैं। फिर उनको बाद में रेजोल्यूशन, फिर भी उसके बावजूद भी एक दो ने मेरे ख्याल में नो कर दिया था। तो रट लगा के आते हैं, उनको बस यही था कि आपने नो ही करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। पार्लियामेंट का जो फोरम है वो इसीलिए होता है कि आप कानून साजी करें, आप चीज़ों को आगे लेकर चलें, आप कानून साजी में हुकूमत। आपका भी यही है कि शोर शराबा करते रहना, लेकिन जब बिल पे वोटिंग की टाइम आएगा तो वहाँ वोट दे देना है। नहीं, हमने कोई शोर शराबा नहीं करना, हमने प्रॉपरली चीज़ों को जो है उसको बताना है कि चीज़ गलत है और उसको ठीक करना है। ऐसी कोई बात नहीं कि हम शोर शराबा करें। हम हमेशा हमने एक जिम्मेवाराना अपोजिशन का भी हो या हुकूमत के इत्तेहादी उसका रोल प्ले किया और करते रहेंगे। ये बताएं, आप खुद भी डिप्टी स्पीकर रहे हैं, क्या अमर माने अभी तक लीडर ऑफ द अपोजिशन को नोटिफाई नहीं किया जा रहा? क्या आपको लग रहा है कि तरीके साहब की उमर अयूब साहब को मिल सकती है ये लीडर ऑफ द अपोजिशन का नोटिफाई करेंगे भी या नहीं? चूँकि आज भी स्पीकर साहब कहते जी मैं स्क्रूटनी कर रहा हूँ, स्क्रूटनी मेरा क्या होती है? इसको देखना पड़ता है। तहरीक इंसाफ तो मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ तो एक माजी का हिस्सा है पार्लियामेंट के अंदर, अभी वो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उस हवाले को देख रहे हैं। आज मैं खुद भी मौजूद था पार्लियामेंट के अंदर, उसमें जब स्पीकर साहब ने कहा कि मैं इसको देख रहा हूँ, हो जाएगा चंद दिनों में। इस पर वो नहीं है। देखें, आज तो लीडर ऑफ द अपोजिशन पे इनको बड़ा वो हो रहा है कि लेट हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी जब 2002 की असम्बली थी कितना लेट हुआ था। लिहाजा इस चीज़ को नहीं हो जाएगा, मैं चंद दिन में हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है। और दो वाली बात तो पुरानी, अभी जब नॉन लीग की गवर्नमेंट थी, सॉरी जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने विद इन 1 वीक नोटिफाई कर दिया था। हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे ख्याल में हो जाएगा। और उमर अयूब साहब आपको लग रहा है कि बन जाएंगे? डिपेंड करता है, स्पीकर ऑफिस को देख रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और पीएससी जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ रही है या वो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास जा रही है? ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये रिवायत रही माजी में कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ही जो है वो होते हैं। रिवायत थी, एक पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान एक मुफाहमत थी। नहीं, मुफाहमत एक रिवायत रही है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन होते हैं। लेकिन जिस वक्त अली खान हमारे दौर में लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तो पीएससी के चेयरमैन थे। जब वो छोड़ के चले गए थे तो नदीम चंद साहब कुछ अर्से के लिए बने थे। लिहाजा ये रिवायत है, कोई ऐसा वो नहीं है। देखते हैं कि स्पीकर साहब किसको देते हैं ये पीएससी। अब अभी हमें क्या पता, जेवाई भी अपोजिशन में है, बाकी जमातें भी अपोजिशन में, वो भी क्लेम कर सकते हैं। ये अपोजिशन की किसी भी जमात को मिल सकती है, लाजमी नहीं ये अक्सरियती पार्टी वाली को। ये अब रिवायत है, अब देखें क्या रिवायत नई कौन सी रिवायत आती है। इस दफ़ा वैसे भी नई रिवायात बन रही हैं, तो चलो एक और भी बन जाए, फिर क्या हो जाता है। तो ये बताएं मुझे कि बाकी आगे चूँकि सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन था उसमें तो बड़ी हमने देखी मुफाहमत देखी JUI पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान। तो आगे भी मिल के आप सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पंजाब से ये बताएं कि आप कितने सेनेटर आ रहे हैं? आपके बंद तो वैसे एक पे भी आपके वो नंबर पूरे नहीं, लेकिन एक तो आपका आ रहा है और महमूद अल हसन साहब को अपने गालिबन वहाँ से किया है, टिकट दे रहे हैं, ऐसा ही है या मोहसिन नकवी साहब आपके कोटे से आ रहे हैं? हाँ, देखें कल जो JUI ने और नून लीग ने हमें वोट किया है इस वक्त पे, हम चाहते हैं मुफाहमत हो। JUI हमारे पास आई थी, उनको बलूचिस्तान में सेंट्री चाहिए थी क्योंकि वहाँ से गफूर हैदरी साहब वाली सीट थी, बिल्कुल उन्होंने हमसे वोट मांगे, हालांकि हमें यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थे क्योंकि गिलानी साहब बड़ी लीड से जीत रहे थे। फिर हमने कहा कि नहीं, हमने मुफाहमत करनी है, तो हमने वहाँ पर अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करके इनको सपोर्ट करवाया और एक सीट हम जीते और एक PMLN जीती और यहाँ पर यूसुफ गिलानी साहब जीते। इस तरह सिंध में भी और उसमें हुआ। अब जो नेक्स्ट फेज़ है वो 2 तारीख को है और उसमें हमारी टिकटों की तस्लीम जारी है। आज रात तक या कल तक फाइनल हो जाएंगे, तो देखते हैं कि किस किस को टिकट मिलती है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा में मैं आपको ये खबर बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह हम अपसेट करेंगे और 5 सेनेट की सीटें निकालेंगे। 5 सीटें? जी। आपके कितने MP थे वहाँ पे? 17 हैं? नहीं, आपके अभी 8 हैं वहाँ पे ना? अभी हमारे 11 हैं। 11 बिल्कुल। आपके 4 आपके थे और 5 आपको मिले थे, 6 आपको मिले थे उसके ऊपर रिजर्व सीट्स के ऊपर। 11 के साथ आप 5 सेनेटर कैसे लेके आएंगे? बस कोई फार्मूला हमारे पास है ना। कौन सा फार्मूला? ये कोई पैसे वाला फार्मूला तो नहीं है? पहले भी आप पे इल्ज़ाम लगता रहा है। नहीं, पैसे वाला नहीं नहीं, ज़ाहिर है। फिर कैसे हो सकता है? देखिए, अपोजिशन के पास इस वक्त 52 सीटें हैं वहाँ पर। अपोजिशन अगर आप मिला लें 52 सारी अपोजिशन की बनती है ना, सिर्फ पीपल्स पार्टी की आप बात करेंगे? 5 पीपल्स पार्टी की? पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI अपोजिशन में है, इस तरह PTIP भी है, ANP भी है। तो उनके PTIP के 3 सीटें हैं, 2 ANP के हैं, 2 सीटें भी डिस्प्यूटेड है अपोजिशन की, वो भी शायद आ जाएगी। हमारे पास 52 है और इंशाअल्लाह ताला हम 5 सीटें आपको निकाल के 5 आप पूरी अपोजिशन की बात कर रहे हैं? हाँ, सही है। फिर तो आप मुतमईन होंगे ना? हाँ, और मुतमईन है। अच्छा, आगे ये बताएं मुझे कि अब ज़ाहिर जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन चुके हैं और उन्होंने जो मुलाकात हुई थी अली बिन गंडापुर साहब की प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसका उन्होंने बड़ा वेलकम किया था और कहा था कि इसी तरह से मामलात आगे बढ़ने चाहिए। वैसे भी जरदारी साहब के बारे में मशहूर है कि वो मुफाहमत के चैंपियन उन्होंने कहा जाता है।
तो क्या कोई एक ग्रैंड मुफाहमती प्रोसेस कोई वो शुरू करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? ज़ाहिर मुल्क की ज़रूरत तो है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो फ़िलहाल मुज़ाहमत की बात कर रही है कि उनको सबको साथ बिठाया जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को, और आगे बढ़ा जाए। ऐसा कोई प्लान है उनका? देखिए, ज़रदारी साहब ने हमेशा मुफाहमत की पॉलिटिक्स की है, और माजी में अगर आप देखें 2008 से 13 तक जब उनकी प्रेसिडेंसी थी उसमें मुफाहमत की, आज भी वो मुफाहमत की बात करते हैं। माजी में भी 16 महीने की जब हमारी हुकूमत थी, हमने उस वक्त इत्तेहादी जमातों को, PDM की इत्तेहादी जमातों को राज़ी किया और हमने अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करवाए। जब हुकूमतें अभी बनी और KP में चीफ मिनिस्टर जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का आया और वो फॉर्म 45 47 और पत्नी में वज़ीर आज़म को नहीं मानता। देखिए, जमहूरियत के हुस्न है, जिस वज़ीर आज़म को वो नहीं मान रहे थे उसके दरबार में वो हाजिर भी हुए डायलॉग के लिए। अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे तरक्याती फ़ंड्स हैं, हमारे जो है मर्जर ऑफ वाटर में जो हमने 100 अरब रुपये सालाना जो खर्च करने हैं, उनके साथ जो हमारी कमिटमेंट है, वो हमारे इलाकों में जो वॉर ऑन टेरर शुरू है उसके ऊपर जो है, तो इस सब चीज़ों में जो है वो सूबाई हुकूमत को मरकज़ की ज़रूरत है। और आज जो वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे जो रॉयल्टी के पैसे हैं, अच्छी बात है क्लेम करें, तो मैं इनसे सवाल करता हूँ, ये जो सारे हैं PTI वाले, क्या आप उस वक्त गूंगे और बहरे क्यों थे जब इमरान खान वज़ीर आज़म था? क्या आपने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी? अच्छी बात है, हम कह रहे थे आवाज़ उठाएं, और आज भी उठाएं, हम उनके सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस वक्त आप क्यों खामोश थे? मुझे बताएं, एक वज़ीर आला ने या किसी मिनिस्टर ने या इस सूबाई असम्बली में PTI के लोगों ने कोई आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। लिहाजा अब भी जो है, अब भी अगर वो इंसान बन जाते हैं तो अच्छी बात है। इंसान तो है यार, मतलब है कि बिहेव कर लेते हैं तो सही। बिहेव की बात, मैं अपना वो अल्फाज वापस बिहेव कर लेते हैं, वो आपके अल्फाज में एक्सपेंस करता हूँ। फाइनली मुझे ये बता दें कि गवर्नर्स का फैसला हो गया KP और पंजाब के? नहीं, अभी तक नहीं, वो पार्टी लीडरशिप ने करना है। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने और बिलावल साहब ने इसका फैसला करना है कि वो किसको अपॉइंट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपसे प्रोग्राम में कीमती वक्त। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाज़ा की फैसल करीम कुंडी साहब की, जिनका कहना है कि गवर्नर्स का फैसला अगले चंद दिन में हो जाएगा। इसी पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कौमी असम्बली में इस मरतबा बहुत ज़्यादा इलेक्शन के हवाले से एतराज़ात सामने आ रहे हैं। काफ़ी इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल इलेक्शन कहा जा रहा है, लेकिन जो नंबर ऑफ पटिशन्स हैं, जो दरखास्तें हैं इस इलेक्शन को चैलेंज करने के वाले से, नताइज को चैलेंज करने के वाले से, वो माजी के 2-3 इंतखाबात के मुकाबले में कितनी थी? तहरीक इंसाफ जो दावा कर रही है 180 सीटें जीतने का, तहरीक इंसाफ ने कितनी कौमी असम्बली के हलकों पे दरखास्तें दायर की हैं? बात करेंगे इस पर ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे, तहरीक इंसाफ दावा तो कर रही है कि कौमी असम्बली की 180 सीटें उसकी बनती थी, लेकिन हैरानकुन तौर पर पटिशन जो है तहरीक इंसाफ की बहुत कम आई हैं। कितनी पटिशन है बात करेंगे ज़ाहिद किशोरी साहब से, हम इन्वेस्टिगेशन के हेड हैं। जैसा बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये बताएं कि तहरीक इंसाफ की पटिशन आई अब तक इलेक्शन कमीशन में या ट्रिब्यूनल्स में? कौमी असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, सिर्फ 35 पटिशन फाइल की गई हैं, सिर्फ 35। ट्राइब्यूनल और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ 64 सीटों पर PTI ने क्लेम ही नहीं किया, क्योंकि अगर आप ओवरऑल नंबर देखें तो PTI के जो नंबर्स हैं वो 180 कहते रहे, हमेशा क्लेम करते रहे, लेकिन 35 सीटों पे। और ओवरऑल अगर आप कंप्लेंट्स का देखें पाकिस्तान में, ये 104% ज़्यादा हैं 2018 के इलेक्शन के मुकाबले में। 151 हलकों पे टोटल कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें 80 PTI ने की हैं, मतलब 35 नेशनल असम्बली की और बाकी प्रोविंशियल असम्बलीज़ की हैं, और बाकी सियासी जमातों ने भी बड़ी तादाद में, बिल्कुल 80 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और 35 सिर्फ नेशनल असम्बली की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपने क्लेम ही नहीं किया, और बाकी बहुत बड़ा है और उसके मुकाबले में पिटीशंस बहुत थोड़ी हैं। बिल्कुल, और सिंध में सिर्फ एक नेशनल असम्बली की सीट पर उन्होंने क्लेम किया, बलोचिस्तान में बिल्कुल नहीं है। वहाँ कहते हैं कि 17-18 सीटें हमारी बनती थी। बिल्कुल 17 कराची की, वो पूरे कराची की बात करते हैं। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत ज़्यादा सीटें हैं जिस पे ट्राइब्यूनल में केसेस वगैरह हैं। 47 नंबर है, और पंजाब का 69 है ओवरऑल, और फिर जो सिंध का है 10 है, और बलूचिस्तान के 22, ये बड़ा नंबर है बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्राइब्यूनल्स का। लेकिन इसलिए एक तो थैंक यू, आपने अपॉर्चुनिटी मुझे दिया कि यहाँ जो रेट्रिक्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जो उन्होंने क्लेम किए थे कि ये हल्का हमारा था, हम जीते हुए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिकॉर्ड पे जो चीज़ें अभी आई हैं और सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। नून लीग ने कितने की है? नून लीग ने ओवरऑल 19 की हैं, 13 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9 की हैं, 13 JUIF ने की हैं। JUIF और इसके अलावा नेशनल पार्टी ने भी थोड़ी थोड़ी कंप्लेंट की। अगर आप 19 सूबाई और कौमी की सारी मिला के, सारी मिला के हैं नून लीग की, और इसके अलावा 13 हैं JUIF की, ANP ने भी 3 की हैं, बाकी नेशनल पार्टी हैं उन्होंने की हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा हुई इस बार, और अगर रेशो देखो ये फ्लक्चुएट करता रहा है। पिछले 2013 का इलेक्शन देखो तो 411 कंप्लेंट्स आई थी,
और अब 612 हैं टोटल ओवरऑल, और 2018 के इलेक्शन में 299 थी। तो ये हमेशा फ्लक्चुएट करता रहा है। फिर अगर आप ओवरऑल इसमें डिस्पोजल कितनी का होता है ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो आती है एप्लीकेशंस? वो तो अगर आप देखें रेशियोज की 1 या 2% से ऊपर नहीं मेरे ख्याल से। नहीं, 4 कानून की रोशनी में तो 4 महीनों के अंदर इन्होंने डिस्पोज ऑफ करना है, लेकिन ये लंबे आपको सारे अरसे चलते हैं। आपको पता है कि कासिम सूरी का जो अभी तक मौजूद है, दूसरी पार्लियामान आ गया, उसके केस का फैसला नहीं हुआ। तो ये सारे मुझे लगता है कि 70-80% जो है सारे ट्राइब्यूनल में चले जाएंगे आने वाले चंद दिनों में, और ट्राइब्यूनल पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बना दी हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल रेटिक थे उसको क्लियर करना था कि फैक्ट्स स्पीक लाउडर देन व्हाट एग्जैक्टली द एलिगेशन वर एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो ये देखना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमने फोकस रखा है कि वो कितनी ऑन द रिकॉर्ड कंप्लेंट्स लेके आए। हैरानकुन तौर पर अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए इस मामले पर। खुद ब खुद उन्होंने अभी फैसला किया है कि वो जा रहे हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन क्योंकि वो जा नहीं सकते, पहले पहुंच गए बाय द वे, इस स्टेज पे वो जा नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कर रहा है। और स्लोली एंड ग्रेजुअली बाय द वे पता लग रहा है कि सीटें रिवर्स हो रही हैं, 2-3 जो मिली थी वो भी उनसे 3 तो वो हो रहा है। और इसी तरह से हमने कुछ भी इतनी हैरानकुन बात है जो कल लिया गया तरीके हिसाब से हल्का, उसमें तो मैं देख रहा था फैसलाबाद का जो हल्का है, अजहर नाहरा का जो है, हाँ वो बिल्कुल गुजरांवाला वाला, गुजरांवाला में 14 कैंडिडेट्स आ रहे थे, 12 के वोट बिल्कुल अनचेंज, एक बंदे का वोट भी चेंज नहीं हुआ 12 कैंडिडेट्स में से। नून वाले के 121 बढ़ गए, पीटीआई वाले के 9,500 वोट रिजेक्ट हो गए। तो ये क्लियर पैटर्न नजर आ रहा है कि किसको। उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कुछ टाइम आज खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल जब बैठते हैं मजीद इश्यूज पे भी बात होगी। नाज़रीन आज की शुभ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।